तो ओवरऑल आइडिया लाइफ साइकिल कॉस्ट का ये है कि आप जो भी स्पेंडिंग कर रहे हैं उसको इंश्योर करें कि वो इफेक्टिव हो, और आप उसमें शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ना ले, बल्कि डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से लेके डिस्पोजल तक जितनी भी कॉस्ट्स हैं उन सबको जहन में रख के फैसला करें कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या एक्विजिशन करनी है या नहीं करनी है। अब एलिमेंट्स बहुत सारे होते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट में, जैसे आपको नज़र तो खाली एक्विजिशन कॉस्ट आ रही होती है, लेकिन ऑब्वियसली उसके अंदर सिर्फ अगर आप ये चीज़ खरीद के यूज़ करनी है, इनको डिज़ाइन नहीं कर रहे, तो भी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट उसकी सारी लाइफ देनी पड़ती है। और ऑपरेटिंग कॉस्ट जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसी तरह मेंटेनेंस कॉस्ट वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है। ट्रेनिंग कॉस्ट वन टाइम तो होती है, शुरू में हो सकता है, बाद में भी हो। इसी तरह आप सॉफ्टवेयर शुरू में आपको वन टाइम कॉस्ट देनी होती है, और बाद में उसके अपग्रेड्स की कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह टेस्ट एंड सपोर्ट इक्विपमेंट आपको चाहिए होती है। इसी तरह आपको उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। इसी तरह आपको हो सकता है कि टेक्निकल डेटा चाहिए हो उसको सही ऑपरेट करने के लिए मैन्युफैक्चरर से, उसकी सप्लाई सपोर्ट की कॉस्ट। फिर आप जब उसको डिस्पोज करने लगे तो उसकी अपनी कॉस्ट होती है। वो कॉस्ट जो है वो मुख्तलिफ नेचर की हो सकती है। जैसे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस कुछ हो सकती हैं डिस्पोजल के बारे में। जैसे हो सकता है कि उसकी डिस्पोजल जो है उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन स्पेसिफिक चाहिए। इसी तरह हो सकता है कि किसी भी इक्विपमेंट के डिस्पोजल या रिटायरमेंट पे आपकी एचआर की कॉस्ट हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो और आपको नई टेक्नोलॉजी के लिए फिर आपके पास या आपकी प्रेजेंट एचआर रेडी ना हो और उनको रिट्रेन कराना पड़े, या वो रिडंडेंट हो जाए। बेसिकली तीन एलिमेंट्स होते हैं लाइफ साइकिल कॉस्ट के। ये आप कह ले पार्ट्स होते हैं। एक एक्विजिशन के वक्त की कॉस्ट्स होती हैं, जिनमें अगेन आर एन डी से शुरू होके और फिर आपकी नॉन रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होती है, तो यानी कितना पैसा दिया उसको खरीदने के लिए, और फिर रिकरिंग जो कि उसके ऑपरेशंस और मेंटेनेंस पे आपको अ, इस्तेमाल होती हैं। उनको हम सस्टेनिंग कॉस्ट्स कहते हैं। इसी तरह हो सकता है कि फैसिलिटी यूजेज के कॉस्ट हो सस्टेनिंग में, यानी आप उस मशीन को आपने जहाँ पे रखना है उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हों, उसकी आप कॉस्ट देनी पड़े, और फिर आखिर में आपको उसको रिटायर करने की या डिस्पोज करने की कॉस्ट भी देनी पड़ती है। अब यहाँ पे कुछ बेसिकली डिटेल्स हैं इन्हीं कॉस्ट्स की। आइडिया ये है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि जितना आप थॉरो एनालिसिस करेंगे लाइफ साइकिल कॉस्ट का, उतना ज़्यादा चांस है कि आप सही कॉस्ट पे पहुंचेंगे और आप सही डिसीजन कर सकेंगे कि एक पर्टिकुलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से एक एक जैसे एक एक दो दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आर एन डी में आपको रेगुलर आर एन डी की कॉस्ट तो है ही है, डिज़ाइन की कॉस्ट्स भी आपको देनी पड़ती हैं। हो सकता है आपको कोई इक्विपमेंट डेवलप करनी पड़े, तो उसकी आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। हो सकता है आपको डेटा चाहिए हो किसी और जगह से। आप जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो प्योरली आपके अपनी ना हो, अ, उसके लिए किसी और फर्म से आपको डेटा चाहिए हो, या हिस्टोरिक डेटा एनी वे कहीं से चाहिए हो, या आप आर एन डी करते हुए यानी शुरू में आप ये देखना चाहते हो कि एक्चुअली आपकी प्रोडक्ट हाउ वुड इट फेयर इन द मार्केट, तो वहाँ पे आपको शायद डेटा चाहिए। इसी तरह नॉन रिकरिंग जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स होती हैं, उनमें शुरू में आपको लोगों की ट्रेनिंग करानी पड़ती है, आपको डेटा चाहिए होता है, आपको कुछ इनिशियल सेट चाहिए होता है स्पेयर पार्ट्स का, लॉजिस्टिक्स का, एंड सो ऑन। फैसिलिटी बनानी पड़ती है। ये हो सकता है उसमें आपको शेड लगाने पड़ेगा, करनी पड़े। इसी तरह रेकरिंग इन्वेस्टमेंट कॉस्ट्स वो होती हैं जो कि बार बार आपको देनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपग्रेड्स आपको मुख्तलिफ टाइम्स पे करनी पड़ेगी। इसी तरह आपको यूटिलिटीज उस मशीन के लिए चाहिए, आपको बार बार हर वक्त मुहैया करनी पड़ेगी। मेंटेनेंस प्रिवेंटिव और करेक्टिव दोनों, उनकी कॉस्ट्स की डिटेल्स बहुत सारी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेबर मटेरियल और ओवरहेड की कॉस्ट्स होती हैं। इसी तरह आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट्स होती हैं वगैरह।
इस तरह फैसिलिटी यूजेज को देखें तो आपको वहाँ पे बिजली, पानी, गैस देनी पड़ती है। फिर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑब्वियसली होती हैं। फिर कुछ ट्रेनिंग्स इनिशियल के अलावा भी ऑनगोइंग ट्रेनिंग भी होती हैं। डिस्पोजल में अगर आप देखें तो मे बी ऐसी आपकी इक्विपमेंट की नेचर ऐसी हो कि उसको आप ओपन में ना रख सकते हो, तो उसको आपको फिर उसके लिए ग्रीन एंड क्लीन कॉस्ट, यानी उसको ऐसा डिस्पोज करें कि वो डिसइंटीग्रेट हो जाए। शिप्स हो, एरोप्लेन हो, तो उनको शायद रैक करना पड़ता है। इसी तरह आपको मुख्तलिफ परमिट्स लेने पड़ते हैं। तो लाइफ साइकिल कॉस्ट के जो बड़े एलिमेंट्स हैं उनके अंदर भी छोटे एलिमेंट्स होते हैं और उनकी भी अपनी अपनी डिटेल्स होती हैं। अब लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस में, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में देखा है, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल कॉस्ट नहीं होती हैं, बल्कि इनको अच्छी तरह समझने के लिए आपको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है और दूसरी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, जो कि आपको फैसिलिटेट करती है कि आप सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन करें। अब आपको सही एलसीसीए करने के लिए इन 6 स्टेप्स, एक स्टैंडर्ड मॉडल है जिससे आप, इट कैन हेल्प यू परफॉर्म एलसीसी। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर इंडस्ट्री एंड योर इक्विपमेंट, आप इससे डिपार्चर भी कर सकते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आप बेंदाया की बुक में, तो उसमें यू विल रियलाइज के किसी प्रोडक्ट की एलसीसी जो है वो डिफरेंट होती है। इन स्टेप्स से आपको डिपार्चर जगह जगह करना पड़ता है। इसी तरह प्लांट्स की डिफरेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिफरेंट होती है। तो ये एक जनरल सी एक फ्रेमवर्क है। स्टेप 1 ये होता है कि आप किसी आइटम की यूजफुल लाइफ डिटरमिन करें, वो कितना अरसा चलेगी आपके पास। अब यूजफुल लाइफ डिटरमिन करने के लिए आपको, ऑब्वियसली हम शुरू से एक बात कर रहे हैं कि एक डिज़ाइन लेवल पे आप डिसाइड करते हैं कि उसकी यूजेज की इंटेंसिटी क्या होगी और इन्वायरमेंट क्या होगी, और एक प्रैक्टिस होती है कि आप उसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो उन इन चीज़ों को आपने देख के फैसला करना होता है कि इक्विपमेंट आपकी या प्लांट आपका या इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अर्सा चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी ब्रिज को देख लें या किसी रोड को देख लें, तो उसमें आप कुछ अजम्पशंस करते हैं कि दिन में, महीने में, साल में इससे इतनी गाड़ियां इतने वजन की गुजरेंगी, इसमें इतनी बार बारिश होगी, इतनी इंटेंसिटी से धूप पड़ेगी, वगैरह वगैरह। लेकिन प्रैक्टिकली ऑब्वियसली एग्जैक्टली वैसा नहीं होता है, चीज़ें चेंज होती हैं। तो वो सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए आपने उसकी यूजफुल लाइफ डिटरमिन करनी है। फिर सेकंड है एस्टिमेट रेलेवेंट कॉस्ट्स। जो हमने पीछे बहुत सारी कॉस्ट्स की बात की, तो उन सबको एस्टिमेट करना होता है आपने। अब सबसे बड़ा स्टेप या सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग स्टेप यही होता है, रेलेवेंट कॉस्ट्स को एस्टिमेट करना। स्टेप 1 और स्टेप 2 मेजर टाइम आपका इसी में लगता है। और ये सिर्फ कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक मल्टी स्किल्ड टीम चाहिए होती है, जिनके मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स हों, मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने काम किया और स्पेशली इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लांट या इक्विपमेंट को पहले हैंडल किया हो। जब आप उसकी कॉस्ट डिटरमिन कर लेते हैं, फिर आप ये एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी टर्मिनल वैल्यू, यानी जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो इसकी क्या वैल्यू होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कॉस्ट के सेंस में, या अगर वो बिक सकती है तो उस सेंस में। फिर चौथा स्टेप ये होता है कि आप जी जितनी भी स्टेप 2 और स्टेप 3 में आपने कॉस्ट या वैल्यू डिटर्मिन की, उन सबको डिस्काउंट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू पे, क्योंकि हो सकता है 30, एक कॉस्ट 30 साल बाद की हो, एक 20 साल, एक 25 साल, वगैरह वगैरह। इसकी बेसिस पे आप उसकी एलसीसी या लाइफ साइकिल कॉस्ट निकालते हैं, इन सब कैटेगरीज को मिला के, जो हमने पीछे लाइफ साइकिल कॉस्ट के फिगर्स या डायग्राम्स देखे थे। और आखिर में आप तमाम आइटम्स को के लिए ये सारे का सारा काम करते हैं, तो उसको आपको लाइफ साइकिल कॉस्ट एनालिसिस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अभी थोड़ी देर में हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अब फर्ज करें आपने फैसला कर लिया कि कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो प्रोक्योर करनी है या रिप्लेस करनी है या अपग्रेड करनी है। तो उसका प्रोसेस फिर ये होता है कि सबसे पहले आप इसकी नीड आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको ये क्यों चाहिए। तो जैसा हमने पीछे बात की कि इट इट शुड बी, आप तो या तो किसी पुरानी इक्विपमेंट की लाइफ ख़त्म होने वाली है, या उसकी टेक्नोलॉजी रिडेंडेंट हो गई है, या कोई ब्रेकडाउन्स ऐसे हो रहे हैं बार बार के अब आपको लगता है कि नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ये
इंजीनियरिंग डिसीजन भी हो सकता है, और ये एक्चुअली स्ट्रेटेजिक डिसीजन भी हो सकता है कि कोई फर्म फैसला करती है कि ठीक है, ये हमारा एक पर्टिकुलर एक लाइन ऑफ बिजनेस है, ये बड़ी सक्सेसफुल जा रही है, तो इसको एक्सपेंड करते हैं। मेरे पास एम्ब्रॉयडरी की 6 मशीनें लगी हुई हैं, मैं 4 मशीनें और खरीदने लगा। तो इट कैन बी एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इट कैन बी एन इंजीनियरिंग डिसीजन। जब ये हो इंजीनियरिंग डिसीजन है या इन्वेस्टमेंट डिसीजन है, इंजीनियरिंग डिसीजन है तो इंजीनियरिंग या ऑपरेशंस वाले या मेंटेनेंस वाले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देते हैं, और अगर इन्वेस्टमेंट डिसीजन है तो फाइनेंस वाले एक फॉर्मल रिक्वेस्ट देते हैं। सीनियर मैनेजमेंट को आप जस्टिफाई करते हैं कि ये चीज़ क्यों चाहिए। ऑब्वियसली जस्टिफाई का मतलब है जो हमने पीछे सारा लाइफ साइकिल एनालिसिस पढ़ा, नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बेस करके, या एक और भी मॉडल अगेन बात करते हैं। तमाम फैक्टर्स पे बेस करके आप एक प्रपोजल देते हैं और स्पेसिफाई करते हैं आपको एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट चाहिए और क्यों चाहिए। फिर उस बेसिस पे क्योंकि किसी भी सीनियर मैनेजमेंट के आगे सिर्फ आपका प्रपोजल तो नहीं जाता, और भी बहुत सारे प्रपोजल जाते हैं, तो फिर उसकी एक प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग होती है कि सीनियर मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि नंबर एक, ये जो प्रपोजल आया है क्या ये हमारे स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ फिट हो रहा है कि नहीं, यानी हमने अपनी कंपनी के अगले 5-10 साल में जो सोचा हुआ है उसमें ये सही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। और सेकेंडली फाइनेंशियल टारगेट्स को अचीव कर रहा है कि नहीं। फाइनेंशियल टारगेट इस सेंस में कि हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि हर फर्म जो है वो फैसला करती है कि मैं जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करूंगी तो एक सर्टेन रेट ऑफ रिटर्न मुझे चाहिए। वो जो हमने डायग्राम्स देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि 20 साल बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हुए हमें 10% प्रॉफिट हो रहा है, 20% हो रहा है, 30% हो रहा है। तो वो उस चीज़ को कहते हैं फाइनेंशियल टारगेट के। कोई फर्म अपने लिए एक थ्रेशोल्ड सेट करती है कि मैं इतने परसेंट से नीचे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो उससे जब आप ऊपर जाते हैं तब वो एक्सेप्ट करते हैं आपके प्रपोजल को। फिर आप कोई क्राइटेरिया बनाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली जब बहुत 3-4-5 प्रोजेक्ट स्क्रीन होके आ जाते हैं तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस कोई क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का मिक्स्ड एक क्राइटेरिया बनाते हैं जिसकी बेसिस पे फैसला करते हैं कि हमने इन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है। फिर एवेल्यूशन होती है, और जिनके हाईएस्ट स्कोर्स आते हैं वो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले लिए जाते हैं, वो इन्वेस्टमेंट्स कर दी जाती हैं। अब ये सारे का सारा प्रोसेस जो है, ये वन पीरियड मॉडल भी हो सकता है, यानी आप एक बार ये कैपिटल इक्विपमेंट खरीदेंगे और उसके बाद ये डिस्कार्ड हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको क्रेन्स लगानी है, ओवरहेड क्रेन्स एक पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। वो एक रेपिटेटिव प्रोसेस नहीं है, आपको एक ऑर्डर मिला है शुगर मिल के बॉयलर्स बनाने का, तो वो उन बॉयलर्स को उनके लिए उन बॉयलर्स के लिए मटेरियल मूव करने के लिए आपको क्रेन्स लगानी है। बहुत महंगी क्रेन्स होंगी लेकिन एक ही बार लगेंगी, और फिर उसके बाद डिस्पोज करना होगा उनको। या अ, आप मल्टी पीरियड मॉडल भी हो सकता है ये कि ये एक पर्टिकुलर काम करेंगे आप, फिर 3 साल बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, फिर करेंगे एक नई सेट आएगा, फिर करेंगे। तो ये एन लाइफ साइकिल्स भी इसकी हो सकती हैं। अब जब ये आप सारा के सारा एनालिसिस करने लगते हैं तो यू मे लाइक टू डिसाइड कि ये चीज़ हमने खरीदनी नहीं है बल्कि लीज करनी है, क्योंकि हमने देखा कि उसके इतने सारे वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल स्पेशली यहाँ पे हमने इस स्लाइड पे नीचे बात की कि वन पीरियड मॉडल भी हो सकता है ना। तो स्पेशली वन पीरियड में हो सकता है आप डिसीजन करें कि नहीं, इसको लीज करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये तो 3 साल बाद इससे डिस्पोजल होना है इसका। तो इस डिसीजन के लिए आप दो अप्रोचेस ले सकते हैं। एक अप्रोच ये हो सकती है कि आप सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स पे ये फैसला करें, यानी सिर्फ पैसे के यानी कितना पैसा आ रहा है कितना जाएगा, उस बेसिस पे फैसला करें। तो ये सिंपल मॉडल होगा, फिर सिर्फ डिटरमिनिस्टिक मॉडल होगा। और इसमें आप नेट प्रेजेंट वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वेरिएबल्स देखेंगे, जैसे शुरू में कितने पैसे लग रहे हैं, इसका ओवरऑल टाइम कितना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, फिर उसके लिए जो हमें पैसे चाहिए वो उसकी कॉस्ट क्या है, हम जो खर्चा लेंगे या अपना पैसा इस्तेमाल करेंगे उसकी कॉस्ट क्या है। और इसके हमने देखा था कॉस्ट में दो चीज़ें होती हैं, एक इंटरेस्ट रेट और एक टाइम, और कितने अरसे के लिए है। फिर इंटरेस्ट पेमेंट्स की लेआउट क्या है, किस वक्त कितना पेमेंट करना है, इसको फिर ऑब्वियसली आप कंट्रास्ट करते हैं
इनकम के साथ कि ये मशीन कितनी इनकम जनरेट करेगी, तो इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑब्वियसली उससे काफ़ी कम होनी चाहिए। फिर आपकी मशीन की आपकी जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर या फिक्सचर लगाया उसकी मेंटेनेंस और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ओवरहेड्स क्या है, जब ये डिस्पोज हो रही होगी तो इसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या है। अगर ऐसी चीज़ है कि आपने आज लगाई 100 रुपये देके, उससे सारा काम लिया और फिर आखिर में फिर वो 70-80 रुपए की बिक रही है, फिर मे बी आप लीज ना करें, फिर आप उसको खरीद लें क्योंकि इसकी डिस्पोजल वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर वो बहुत कम है तो फिर हो सकता है आप उसको लीज करना चाहें। अप्रोच 2 जो है उसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ और इंटेंजिबल फैक्टर्स भी आप देखते हैं। फिर ऑब्वियसली एनपीवी मॉडल आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जो इंटेंजिबल्स होते हैं उनमें तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकाल सकते, पॉसिबल नहीं है। तो फिर वहाँ पे आप एएचपी बेस्ड मॉडल्स यानी एनालिटिकल हायरार्की प्रोसेस के जो मॉडल्स होते हैं, बेसिकली एएचपी जो है ये एक मेथड है मल्टी क्राइटेरिया डिसीजन मेकिंग का, जिसमें आप क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों वेरिएबल्स को के बेसिस पे फैसला करते हैं कि आप एक पर्टिकुलर डिसीजन ले या ना ले, या मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आए तो उनको एचपी बेस पे एनालाइज करके आप फैसला करते हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है। तो उसमें एनपीवी भी होगा और फिर बाकी इंटेंजिबल फैक्टर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि इस वक्त आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या वो ये काम कर सकती है कि नहीं, इसके लिए लोन लेना पड़ेगा या खुद करने पड़ेंगे या किसी और वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, कि ये काम करने के क्या टैक्स में कोई एडवांटेजेस हैं या नहीं है। फिर इसी तरह कंपटीशन क्या कर रहा है, क्या वो ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसी तरह मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी क्या है, आपकी कंपनी का इस वक्त मार्केट में इमेज इससे इम्प्रूव होगा या नहीं होगा, शेयर होल्डर्स को आपको देखना पड़ता है। तो इंटेंजिबल फैक्टर्स बेसिकली जब आते हैं तो आपको इकोनॉमिक अप्रोच के साथ साथ एक ऐसी अप्रोच लेनी पड़ती है जो नॉन फाइनेंशियल चीज़ों को भी एनालाइज करे। ये एक एग्जांपल है एलसीसीए की जो कि एनपीवी पे नेट प्रेजेंट वैल्यू पे बेस करके बनाई गई आपकी बुक के अंदर से, बंदाया बुक के अंदर से। कंसिडर पेवमेंट डिज़ाइन, एक रोड बन रही है, ऑल्टरनेटिव यानी एक ऑप्शन है फॉर अ पीरियड ऑफ 35 ईयर्स, ये 35 साल के लिए रोड है, दैट कॉल्स फॉर टू रिहेबिलिटेशंस एट ईयर 15 and 30। एक रोड बनाई, 15 साल बाद फिर उसको रिहेबिलिटेट किया, रीलेआउट करना पड़ेगा और 30 साल पे फिर करना पड़ेगा। द डिफरेंट कॉस्ट एंड कैलकुलेशंस आर समराइज्ड ये आपके टेबल में फॉर अ डिस्काउंट रेट ऑफ 4%, यानी फिक्स्ड रेट 4% का। ऑब्वियसली ये इटसेल्फ एक इट्स अ ह्यूज असम्पशन, 30 साल के लिए रेट तो फिक्स नहीं रहते हैं। दिस ऑल्टरनेटिव कैन बी कंपेयर टू अदर ऑल्टरनेटिव्स, यानी ये एक ऑल्टरनेटिव है, हो सकता है कोई और हो जो कहे कि 30 साल का नहीं है बल्कि 25 साल का है, 35 साल का नहीं है बल्कि 50 साल का है, और इसकी रिहेबिलिटेशन 15 या 30 पे नहीं होनी बल्कि 10, 20, 30, 40 पे होनी है, या कोई भी और कम्बिनेशन। तो इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले कॉस्ट कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं, इनिशियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो शुरू में ही होगी ईयर 0 पे, और फिर वर्क जोन यूज़र कॉस्ट। इसी तरह हर कॉस्ट के आप देखें तो जो ईयर 0 पे है उसके आगे उतने ही पैसे लिखे हुए हैं, लेकिन जो ईयर 15 पे है उसके आगे 325 लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि 3,25,000 डॉलर उस वक्त इस्तेमाल होंगे, लेकिन वो आज के 1,80,000 के बराबर है। यानी इसको नेट प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए हैं हम डिस्काउंट रेट इस्तेमाल करते हुए 1.04 का, जो ऊपर आप देख रहे हैं डिस्काउंट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय 1.04। तो ये जितना आप नीचे आते जा रहे हैं यानी ईयर्स बढ़ते जा रहे हैं, उतनी डिस्काउंटिंग भी बढ़ती जा रही है। जैसे आप रिहेबिलिटेशन टू और रिहेबिलिटेशन टू वर्क जोन कॉस्ट को देखें तो 325 100 के बराबर है, नीचे 361 111 के बराबर है। यानी इसी तरह अगर आप इससे ऊपर वाला 15 वाला देखें तो 269 149 के बराबर है। तो जो पैसे की वैल्यू है वो सालों के साथ साथ कम होती जा रही है, यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू उनकी कम होती जा रही है। तो ओवरऑल फिर एक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली जिसपे आपने फैसला करना है। अब हो सकता है इसके साथ 4-5 और ऑल्टरनेटिव्स हों, तो इसकी 1785 है, कोई और ऑल्टरनेटिव है उसकी फर्ज करें 2000 है, एक और है जिसकी 1600 है। तो जिसकी सबसे
कम होगी, क्योंकि हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ये बेनिफिट्स की बात नहीं हो रही। कॉस्ट है तो कॉस्ट जितनी कम होगी, जाहिर है आप वो वाला ऑल्टरनेटिव लेंगे। अगर यही बेनिफिट्स होते या इनकम्स होती तो आप जो सबसे ज़्यादा होता उसको सिलेक्ट करते। तो ओवरऑल हमने इस सेशन में ये देखा है कि जो हम मेंटेनेंस और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल मशीनरी या इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें हमें सिर्फ एक इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव नहीं लेना होता, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव लेना होता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसेस को ध्यान में रखना होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या किस तरह हमारी फ्यूचर इंजीनियरिंग नीड्स को फंड करेगी कैपिटल इक्विपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसमें इसेंशियल है कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं, यानी हम जो चाहते हैं कि इक्विपमेंट आए, वो कंपेयर हो उस पैसे से जो वो इक्विपमेंट जनरेट करेगी। और वो दो चीज़ों को कम से कम ज़रूर कंप्लाई करे। एक ये कि ऑर्गेनाइजेशन के अगले 5-10 साल के लिए प्लान्स क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है, उसमें उसको फिट होना चाहिए। और सेकेंडली ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड्स हैं, जो वो चाहते हैं कि अगर मैं मशीन इक्विपमेंट लगाऊं तो मुझे इतना पैसा तो कम से कम दे, उसको वो सरपास करे। तो इसके लिए आपको एक सेकंड पार्ट के लिए आपको एक थॉरो लाइफ साइकिल कॉस्ट का एनालिसिस करना पड़ता है। उस एनालिसिस में तीन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। एक शुरू की कॉस्ट्स एक्विजिशन की, एक उसको रन करने की कॉस्ट, और एक उसको डिस्पोज करने की कॉस्ट। अगर आप खुद बना रहे हैं तो R&D की कॉस्ट भी होगी और मैन्युफैक्चरिंग की भी। और फिर हर कॉस्ट के अंदर बहुत सारी डिटेल होती है। तो एक एक थॉरो कॉस्ट एनालिसिस, जो कि अगर वो मल्टी ईयर्स पे लेड आउट है, ऑब्वियसली मल्टी ईयर्स पे ही होगा, तो फिर आप उसको नेट प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। और जिसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है उसको आप चूज करते हैं। अब ये एनालिसिस करते हुए आपको ना सिर्फ बहुत से केसेस में ना सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स देखने पड़ते हैं, यानी पैसे वाले फैक्टर्स, बल्कि आपको कुछ इंटेंजिबल्स भी देखने पड़ते हैं। तो हम इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह Q&A सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।